अपन बात करेंगे किसके बारे में, वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो बेटा ये जो दुनिया भर की जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो अपने को सोल्व करनी है आज। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाइयों, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान सेज। एज वाला क्वेश्चन है, एज वाले और दूसरे क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखे हैं। अभी अपन बात सिर्फ उस तरह से कर रहे हैं जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान एज इन ईयर 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। भैया रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो क्वेश्चन का टारगेट है कि प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को x मान लेंगे। तो हमने ये काम किया भैया, सॉल्यूशन जो है इसका, लेट प्रेजेंट एज इक्वल टू x। प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया और काहे में, ईयर्स में, क्योंकि बातें ईयर्स में चल रही। अब कहा जा रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, रहमान की एज का, लेकिन कब, 3 साल पहले, 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो भैया 3 साल पहले के बारे में बात चल रही है। कभी भी अगर हमारे को बोला जाए कि पहले, बिफोर या एगो, तो भाइयों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि आज से 3 साल पहले मेरी जो एज है वो 3 साल कम रहेगी ना। अभी मैं 35 ईयर्स का हूँ भैया, तो मैं आज से 3 साल पहले कितने का था, 32 ईयर्स का। माइनस करना पड़ेगा, तो एगो के लिए माइनस करते हैं भाई। और फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर, 5 साल बाद। तो मुझे अपनी एज में 5 प्लस करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रहमान से एज 3 years एगो, 3 years एगो, 3 साल पहले रहमान की एज कितना, एक्स में से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने उसकी प्रेजेंट एज को एक्स माना है। जब तक हमें प्रेजेंट एज पता नहीं होगी हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एज पता होगी तभी तो बताऊंगा 2 साल पहले कितने का था, 5 साल बाद कितने का हूँ। तो प्रेजेंट एज को भैया मैंने एक्स बोला, तो 3 साल पहले की एज आ जाएगी बेटा x-3, और रहमान्स एज 5 years आफ्टर, और 5 साल बाद, 5 years आफ्टर। आफ्टर के लिए क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, कितना, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की एज आ जाएगी x+5। अब मुझे क्या बोला गया है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। तो पहले तो बेटा मैंने वैल्यू निकाली, फिर अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा। तो भैया इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x-3, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x+5। तो इसका रेसिप्रोकल तो आया 1/x-3, और इसका रेसिप्रोकल आया भाइयों मेरे पास 1/x+5। इन दोनों का सम, सम के लिए क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। तो हम लिखेंगे 1/x-3 प्लस 1/x+5। ये हमने इन दोनों का सम कर दिया, और सम कर दिया तो इक्वल टू में मुझे बोल रखा है कितना, 1/3। अगर मैं इन दोनों की एज का रेसिप्रोकल करता हूँ और बाद में सम करता हूँ, तो मुझे आंसर मिलता है 1/3। आंसर मुझे मिल चुका है 1/3। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक बनी ही नहीं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से फ्रैक्शन में कुछ भी दिया होगा, जैसे 1/x-3 प्लस 1/x+5 की जगह कुछ और भी आ सकता है, और आपसे कहा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे भाइयों, भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, अपने को घबराना नहीं है। अपने को पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, एलसीएम लेके, एलसीएम लेके अपने को। ये जो यहाँ पे इतनी खतरनाक चीज़ दिखाई दे रही है ना आपको, ये खतरनाक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होने वाली है। तो इसका मतलब क्या करना है, एलसीएम लेना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर लेके आना है। तो भैया मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। तो अपने एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ ही करते हैं बेटा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आती रहेगी। तो भैया मेरे पास जो इक्वेशन बन चुकी है वो इक्वेशन है भाइयों 1/x-3। एक बार फिर यहाँ लिख देते हैं 1/x-3 प्लस 1/x+5, और इक्वल टू में कितना भाई, 1/3। मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तो क्वाड्रेटिक में लेके आऊँ। पहले तो ये जो मुझे इक्वेशन नज़र आ रही है इसे क्वाड्रेटिक में लेके आऊँ। तो क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर अलग अलग, बेटा कई बार तो बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता इसका। कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर अलग अलग नज़र आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये एक अलग डिनोमिनेटर है, ये एक अलग डिनोमिनेटर है, दोनों को कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। x-3 मल्टीप्लाई बाय x+5 किया, इसको डिवाइड करेंगे इससे, इससे इसकी ज़िंदगी खराब। बेटा क्या बचेगा, x+5। x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर 1 ही है, 2 होता तो 2 से करते हैं। तो ये आ गया x+5।
फिर ये प्लस लगा है, x+5 से x+5 की ज़िंदगी खराब, अब की बार क्या बचा बेटा x-3, x-3 को 1 से करेंगे x-3 ही आएगा, ये इक्वल टू में आ गया मेरे भाइयों 1/3। अब कहानी x+x कितना होता है बेटा 2x होता है, और 5 पे से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, आंसर आ गया 2x+2, और अपोन में है x-3 इंटू x+5 इक्वल टू 1/3। अभी भी कई सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई ये सोच रहे होंगे, प्यारी प्यारी बच्चियाँ ये सोच रही होगी तो अभी भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना यार, अभी पूरा सॉल्यूशन तो करो एक बार। तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2x+2 से, तो लिखेंगे 3 और डब्बे के अंदर 2x+2 इक्वल टू x-3 को x+5 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे x-3 इंटू x+5, करिए मल्टीप्लाई, 3 को 2x से करेंगे 6x, 3 को 2 से करेंगे 6 इक्वल टू, इन दोनों डब्बों को मल्टीप्लाई करिए, x को x से करेंगे x², ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना बेटा ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया x², 5 को फिर x से करेंगे 5x, अब -3 का नंबर आया, -3 को x से करेंगे -3x, -3 को 5 से करेंगे -15। अब मुझे पता लग गया बेटा यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है इनको उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या होगी कहानी, x², 5x में से 3x जाएगा बेटा 2x बचेगा, पहले तो यहाँ लिख देते हैं x² + 2x, और ये माइनस का 15, पहले तो ये लिखा इसको सॉल्व करके, अब इन दोनों टर्म को मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो -6x -6 इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे ये तो है 2x और ये है -6x, तो क्वाड्रेटिक बनने वाली बेटा, 2x में से 6x जाएगा x² - 4x, ये आ गया 2 - 6 -4, और -15 है, -6 से दोनों नंबर माइनस के, दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, लेकिन डिजिट माइनस की ही रहेगी, तो -21 इक्वल टू 0। देखिए हो गई कहानी क्लियर, क्वाड्रेटिक बन गई, x² - 4x -21 इक्वल टू 0। तो मैंने आपसे क्या बोला था, कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या थी कि हमारी इक्वेशन तो बनी है लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं बनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो एलसीएम लेके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को लाना पड़ा। अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, x² - 4x -21, इस क्वाड्रेटिक को बेटा मैं सॉल्व करूँगा और मैं रहमान की परसेंटेज फाइंड आउट कर दूंगा, x² - 4x -21 इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर मुझे पता है, 21 के फैक्टर होते हैं बेटा 7 × 3, 21 का फैक्टर होता है 7 × 3 = 21, लेकिन ये 21 माइनस का है, तो इन दोनों में से एक नंबर मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। अब किसको माइनस का लूँगा, वही मेरा सबसे प्यारा डायलॉग, मिडिल टर्म क्या है नेगेटिव, तो जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -7 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, -7x + 3x -21 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, x कॉमन, डब्बे में x -7 प्लस का 3 कॉमन, डब्बे में x -7 इक्वल टू 0, दोनों डब्बे सेम, x -7 x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -3, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे की एज नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, चाहे उस बच्चे का गला पकड़ के उसको मार दें, चाहे बेटा उस बच्चे को अपन पैदा होते ही कह दे कि ये तो माइनस में चला गया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, एक दिन का तो हो ही जाएगा बेटा, कम से भी कम 1 घंटे 2 घंटे का तो रहेगा ही सही। तो किसी भी बच्चे की एज नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा एज जो है वो पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाइयों 7, और x क्या है यहाँ पे रहमान की प्रेजेंटेज, तो रहमान की प्रेजेंटेज कितनी आ गई मेरे भाइयों 7 ईयर्स। एक क्वेश्चन तो ये खत्म हुआ, अब दूसरी वर्ल्ड प्रॉब्लम आने वाली बेटा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, तो इस तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे मैं पाइप की बात कर रहा हूँ, कभी मैं यहाँ पे ट्रेन की बात कर सकता हूँ, कभी मैं यहाँ पे एरोप्लेन की बात कर सकता हूँ, कभी मैं यहाँ पे 2 लड़कों के कैपेसिटी के कंपैरिजन की बात कर सकता हूँ कि एक पर्सन है, जैसे सो फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कर देता हूँ कि करण एक वर्क को 6 डेज़ में कंप्लीट करता है, और मेरा फ्रेंड है अर्पित, वो उस वर्क को 10 डेज़ में कंप्लीट करता है, दोनों मिलके इतने डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो दोनों का 1 डे वर्क निकालो। इस तरीके की चीज़ें, दोनों मिलके एक वर्क को अकेला कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे,
ऐसे ही ये पाइप वाला क्वेश्चन है बेटा। तो पाइप वाले क्वेश्चन पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि दो पाइप मिलके एक टैंक को फिल कर रहे हैं। जैसे बेटा ये वाटर टैंक है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरना, एक पाइप इधर से फिल कर रहा है और एक पाइप इधर से फिल कर रहा है, ये दो पाइप मिलके। अब अपन ने क्या किया कि दोनों में डिफरेंस बताने के लिए अपन ने बोल दिया कि भैया यार ये फास्टर पाइप है जो जल्दी भरता है, क्योंकि इस तरह की हमारी लैंग्वेज है, और ये स्लोवर पाइप है। एक पाइप तो बेटा फास्टर है और एक पाइप के साथ स्लोवर है। तो फास्टर पाइप जल्दी भर रहा है और स्लोवर पाइप लेट भर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर, एक पाइप को दूसरे से 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो जिसको ज़्यादा लग रहा है बेटा वो क्या है, वो स्लो है, और जिसको कम लग रहा है वो फास्टर है। तो अपन ने क्या बोला कि फास्टर को x मिनट लग रहा है। लेट फास्टर पाइप टेक्स, लेट फास्टर पाइप टेक्स इक्वल टू x मिनट्स। फास्टर को भैया कितना टाइम लगता है, x मिनट लगता है। फास्टर पाइप x मिनट में इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देता है। तो स्लोवर को क्या लग रहा है बेटा, 3 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो स्लोवर जो पाइप है उसको लगेगा x+3। तो स्लोवर पाइप टेक्स इक्वल टू x+3 मिनट्स। यहाँ बात मिनट में चल रही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आर्ट्स में आता है तो सिर्फ पीछे यूनिट चेंज करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो फास्टर को अगर x लग रहा है तो स्लोवर को बेटा 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे, आई मीन टू से दैट x+3 मिनट लगेंगे। अब इसके बाद यहाँ की जो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो स्टेप ये है बेटा, यहाँ पे अपने को 1 मिनट वर्क निकालना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड काम लेना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, फास्टर पाइप का 1 मिनट वर्क निकालेंगे, फास्टर पाइप्स 1 मिनट वर्क, रेसिप्रोकल कर देंगे और कुछ भी नहीं होता है। ये ट्रिक याद रखिएगा आप, फास्टर पाइप्स 1 मिनट वर्क। अगर आर्ट्स के बारे में बात चल रही तो 1 आवर वर्क। फास्टर पाइप्स 1 मिनट वर्क इक्वल टू 1/x, जो भी दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। स्लोवर पाइप्स 1 मिनट वर्क, दोनों का 1 मिनट वर्क निकालना है, इक्वल टू 1/x+3। ये हो गई बेटा हमारी कहानी खत्म। फास्टर का 1 मिनट वर्क 1/x, स्लोवर का 1 मिनट वर्क 1/x+3। अब बात चल रही बेटा किसके बारे में, दोनों मिलके टैंक को फिल कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे। पहले तो 1 मिनट का निकालेंगे, क्योंकि फास्टर का 1 मिनट का पता है, स्लोवर का 1 मिनट का पता है। तो हम लिखेंगे टुगेदर देयर 1 मिनट वर्क, टुगेदर देयर 1 मिनट वर्क, दोनों का मिलके 1 मिनट का काम। टुगेदर देयर 1 मिनट वर्क इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देते हैं, 1/x प्लस 1/x+3, दोनों का मिलके 1 मिनट का वर्क है बेटा 1/x प्लस 1/x+3। तो दोनों का 1 मिनट वर्क आया 1/x प्लस 1/x+3, और मुझे दोनों का मिलके कंप्लीट टाइम पता है इतना। तो बेटा पहले तो ये जो टाइम दे रखा है ना, इस टाइम को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। 13×3 = 39, और 39 में 1 को प्लस करेंगे 40/13 मिनट्स। इतने मिनट में तो ये टैंक को फिल कर देते हैं दोनों मिलके। तो ये जो दे रखा होता है ना, बच्चे अक्सर यही वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल करना है मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे क्वेश्चन की। ये 40/13 जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है टुगेदर देयर 1 मिनट वर्क, दोनों ने मिलके 1 मिनट में कितना काम किया। तो दोनों ने मिलके 1 मिनट में जो काम किया है वो है 1/x प्लस 1/x+3। दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। 40/13 का रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर आ जाएगा 13/40। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया आपके लिए दोस्तों। तो 1/x प्लस 1/x+3 इक्वल टू ये जो भी वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल। अब आप कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक में नहीं है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सेम काम किया था। जनरली आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, आपको पहले जो इक्वेशन मिलेगी वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, उसको क्वाड्रेटिक में लाना पड़ेगा। अब इसको क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे, वही वापस सेम हमारी अप्रोच, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x × x+3, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है बेटा। मैंने सिखाया था जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होता है। x की कहानी खत्म, क्या बचेगा x+3
फिर प्लस लगाएंगे, x+3 से x+3 की ज़िंदगी ख़राब, क्या बचेगा, x बचेगा, इक्वल टू में वही हमारा 13/40। और अब आप चालू हो जाइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पे फोकस करना। अब अपन क्वाड्रेटिक बनाएंगे और क्वेश्चन की पूरी पिक्चर ख़त्म करेंगे। x+x 2x, 2x+3 अपॉन x इंटू x+3, x इंटू x+3 इक्वल टू 13/40। ये लो भैया, ये हो गया काम। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, क्योंकि एक ही चीज़ रह जाती है। 40 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और 13 मल्टीप्लाई होगा इनसे। तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो 13 मल्टीप्लाई होगा, 13 किससे, इन दोनों से। तो 13 को पहले x से किया, 13x, डब्बे में क्या आ जाएगा, x+3, डब्बे में आ गया x+3 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई होगा 2x+3 से, तो पहले 40 लिखेंगे, डब्बे में लिखेंगे 2x+3। ये लो इसकी भी कहानी। 13x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 13x² प्लस 13×3 = 39, 39 को x से करेंगे 39x इक्वल टू 40 को 2x से करेंगे 80x, 40 को 3 से करेंगे 120। अब मेरे दोस्तों ये दोनों टर्म इधर ट्रांसपोज कर दीजिए आप, ताकि सारी की सारी टर्म्स एक तरफ नज़र आए। 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू 0। भैया क्या करना है, 80 में से 39 को माइनस करना है। तो डेफिनेटली साफ ही दिख रहा है 41 बचेगा, लेकिन माइनस का। तो 13x² माइनस में 41x और माइनस में क्या दे रखा है मेरे भाइयों, 120। तो ये मुझे दे रखा है माइनस का 41x और माइनस का 120। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बड़ी बड़ी हो गई है, खतरनाक सा रूप ले लिया इसने, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 13 है, x का कोफिशिएंट -41 है, कांस्टेंट टर्म -120 है। तो बच्चे अक्सर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के चक्कर खा जाते हैं कि यार यहाँ तो बड़े बड़े कोफिशिएंट आ गए, तो यहाँ पे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दिक्कत आएगी। तो भैया मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सोल्व करके आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम में लगता है कि यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे सोल्व करना नहीं आ रहा, तो भैया मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए सिखाया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको सीधा वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर निकल के आता है। वहाँ पे आपको इतना लफड़ा नहीं रहता है। यहाँ पे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले तो हमने 120 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 120 को 13 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भैया जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 13 से। तो 13 को 12 से कर देते हैं, 0 पीछे लगा देंगे, तो ये आता है बेटा 156 आता है। 13 को अगर आप 12 से करेंगे तो 156 आएगा, पीछे एक 0 लगा देंगे, 1560 आएगा। अब इस 1560 के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे कहानी क्या है। यहाँ पे कहानी ये है कि अब हम क्या करें, हम यहाँ पे कि हमारे को माइनस का 41 मिल जाए। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे 1560 के जो दो फैक्टर करेंगे वो होता है बेटा 65 × 24। ना हो यकीन तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 65 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 आएगा। 5 4 = 20, 0 2 कैरी, 6 4 = 24 और 2 26, 260। ठीक है, 65 को 2 से करना है, 130 आएगा, ये लिख दिया हमने 130, 0 6 3 2 5 और ये 1 1560। पता लग गया कि 1560 के ये फैक्टर आया मेरे पास 65 × 24। लेकिन बेटा ये नंबर का है माइनस का, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव था, ये नंबर पॉजिटिव था, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर माइनस का आएगा। तो वही मेरी पुरानी ट्रिक, हर बार हर क्वेश्चन के अंदर सेम चीज़ फॉलो हो रही है। देखो आप, ये नंबर नेगेटिव है तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को चेक करते हैं। मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो बड़ा नंबर माइनस का आएगा ही आएगा। तो माइनस का तो 64 हो गया मेरे दोस्तों, और प्लस का 24 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे स्प्लिट करके -41 को क्या लिखूँगा, दिस वन। तो अब की बार मैंने ये काम किया, 13x² माइनस का 65x और प्लस का 24x माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब ये स्टेप आ गई है बेटा। इसके बाद की कहानी तो बड़ी आसान है। अब तो सिर्फ कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। दोनों में क्या कॉमन आ गया, दोनों में 13x कॉमन आ गया। ये 13x कॉमन ले लिया, डब्बा बनाया, क्या बचेगा, x बचेगा।
13 से 65 5 बार डिवाइड होता है, ये माइनस का 5 आ गया। फिर ये प्लस का 24 कॉमन ले लिया किसमें, इन दोनों में। जैसे ही प्लस का 24 कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा, 24 के टेबल में 125 बार आता है, लेकिन बीच में क्या है बेटा, माइनस है, तो ये माइनस का 5। ये डब्बा सेम, मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ गया कि मेरा आंसर आ गया। और दूसरे डब्बे में 13x प्लस 24, और मुझे क्या करना है बेटा, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। एक बार इसको जीरो के इक्वल, एक बार इसको जीरो के इक्वल। यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5, 5 मिनट। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 5, मतलब 5 मिनट। और यहाँ से x की वैल्यू भाइयों नेगेटिव आएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हम एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। x इक्वल टू -24/13, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5, और कहानी चल रही बेटा मिनट में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 मिनट। इसका मतलब ये कि बड़े पाइप को अगर 5 मिनट लगते हैं, मतलब फास्टर को अगर 5 मिनट लगते हैं, तो स्लोवर को 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि उसको 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ये हो गई हमारे क्वेश्चन की कहानी ख़त्म। ये है बच्चों बात। अब एक नई वर्ल्ड प्रॉब्लम और लेके आता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम भी आपके पास स्क्रीन पे आ चुकी है, और बड़ी प्यारी वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार आई हुई वर्ल्ड प्रॉब्लम है बेटा ये भी। इस वर्ल्ड प्रॉब्लम में क्या है मेरे भाइयों, इस वर्ल्ड प्रॉब्लम में कहानी ये है कि आपको एक सर्कुलर पार्क दे रखा है। तो देखिए, ये जो पूरी लैंग्वेज है ना, इतनी लंबी चौड़ी जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको आराम से तसल्ली से आप पढ़ना। उससे पहले मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर सुना देता हूँ। हमारे पास भाइयों एक सर्कुलर पार्क है, ये मैंने एक सर्कुलर पार्क बनाया। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे कहीं पे भी आप चाहें, यहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। हमें इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे एक पॉइंट लेना है। मैंने सपोज वो पॉइंट यहाँ पे लिया, सपोज ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे मुझे पोल खड़ा करना है। तो इस पॉइंट P पे मुझे पोल खड़ा करना है, लेकिन पोल मुझे इस तरह से खड़ा करना है कि इस पॉइंट P की दो डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, देखो बोला जा रहा है इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, मतलब दो गेट हैं और वो कहाँ है, डायामीटर के एंड पॉइंट पे। तो भैया मैंने बोला कि सपोज मेरे पास ये डायामीटर है भैया, ये डायामीटर है, यहाँ पे लिया मैंने A, यहाँ पे लिया मैंने B, और ये मेरे सर्कल का सेंटर है भाइयों O। तो ये आपका क्या बन गया, AB डायामीटर। तो ये और ये दोनों गेट हैं, इसको बोल रहे हैं डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। तो इन दोनों गेट से इस पॉइंट P की डिस्टेंसेस का जो मैंने बच्चों आपको डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है 7 मीटर। और बोला गया है कि एक गेट A है, एक गेट B है। हमने इसको A बोल दिया, हमने उसको B बोल दिया। तो भैया इससे डिस्टेंस का मतलब AP, और इस वाले गेट से डिस्टेंस का मतलब भाइयों मेरा BP। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है क्या, AP माइनस BP। कितना दे रखा है, 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये कहानी पता है, AP माइनस BP इक्वल टू 7। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, BP माइनस AP भी 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं है। हमें बस ये पता है कि इस पॉइंट की इससे और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, इसका डिफरेंस 7 है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी बेटा, AP, यहाँ से डिस्टेंस कितनी, BP। AP माइनस BP मुझे 7 मीटर पता है। ठीक है भैया, मैंने लिख दिया AP माइनस BP इक्वल टू 7। अब मुझे तो ना तो AP पता है ना मुझे BP पता है, बस मुझे डायामीटर पता है 13। मतलब मुझे एक चीज़ पता है कि AB 13 है, डायामीटर 13 है। तो भैया मज़ा आ गया मुझे। तो मैंने इसको BP को लेट BP इक्वल टू X, BP को मैंने क्या मान लिया बेटा, BP को मैंने x मान लिया। अगर मैं BP को x मान लूँगा तो जैसे ही मैं BP की जगह x लिखूँगा, उधर जाएगा तो माइनस का, तो मुझे AP की भी वैल्यू पता लग गई, AP माइनस x इक्वल टू 7, क्योंकि मैंने BP को क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा ना, ऐसे इधर x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो AP की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों x प्लस 7। जैसे ही मैंने BP को x माना, मुझे AP की वैल्यू पता लग गई x प्लस 7, और ऐसा होते ही मेरे क्वेश्चन की बच गई 12। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। 9th क्लास की एक थ्योरम होती थी, ये डायामीटर है मतलब
सेमी सर्कल बना दिया। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये देखिए इस डायमीटर के एंड पॉइंट कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, पी पे। तो थ्योरम होती थी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एग्जाम में लिखनी पड़ेगी आपको पूरी थ्योरम, इसलिए एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, तो इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम 24 आवर्स लगेगी। तो आप भी इसके अंदर पाइथागोरस लगा दो। तो मुझे पता लग गया, जैसे ही मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना स्टार्ट करूंगा बेटा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। चालू हो जाइए। AB कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AP कितना है मेरे भाइयों x प्लस 7 का स्क्वायर। BP कितना है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, वेरी इजी। x प्लस 7 का स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बन चुका है। तो x स्क्वायर प्लस 49 और फिर 2ab लगाएंगे तो 14x और फिर प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। और पहले x वाली टर्म लिख दो प्लस 14x प्लस 49, ये लिख दिया बेटा मैंने। अब मुझे इस फिगर की नीड है नहीं, तो यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं स्पेस को। तो भैया ये हो गया 2x स्क्वायर, पहले तो इसी को लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये आ गया प्लस 14x प्लस 49, और इधर से 169 उधर जाएगा तो माइनस का और इक्वल टू 0। जैसे दोनों को माइनस करेंगे 120, 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। बेटा पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो फाइनल क्वाड्रेटिक क्या रह गई, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दिस इज माय फाइनल क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो बेटा कुछ नहीं है, 60 के फैक्टर आप जानते हैं, 60 के फैक्टर अपने को यहाँ पे लेने हैं। तो क्या फैक्टर लेंगे बेटा, अपने को 60 का फैक्टर लेना है। तो 60 का वो फैक्टर लेंगे जिससे अपने को 7 मिल जाए। तो 12 5 जा 60, सिंपल सी कहानी, 12 5 जा 60। अब की बार मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर मुझे प्लस का लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन, x कॉमन, x प्लस 12 माइनस का 5 कॉमन, x प्लस 12 इक्वल टू 0। डब्बे में आ जाएगा x प्लस 12, दूसरे डब्बे में आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू माइनस में आएगी, x इक्वल टू माइनस 12, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा कितनी, 5। तो मुझे पता लग गया कि 8 वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट शुड द बॉल बी इरेक्टेड। कितने डिस्टेंस पे पोल को खड़ा करना पड़ेगा, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। x इक्वल टू 5, और कहानी किस में आएगी बेटा, मीटर में, क्योंकि सारी बातें मीटर में चल रही है। x इक्वल टू 5 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। मतलब एक से तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा, और दूसरे से बेटा आपको पता ही है 7 मीटर और ज़्यादा रहेगा, तो 12 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। तो बेटा ये थी हमारे इस वन शॉट की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरे भाइयों। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए आज तैयार करवाए हैं, मैंने मिनिमम से मिनिमम ड्यूरेशन का वन शॉट बनाने की कोशिश करी थी इस बार आपके लिए, कि यार मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपको मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें बेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम और करनी है, फेस करनी है, देखनी है, तो आप मेरे चैनल से बेटा उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक वाला जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर सब कुछ बता रखा है। तो बेटा अपन मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अब की बार नया वन शॉट मैं आपके लिए लेके आऊँगा AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।